میں कम उम्र लेकिन बहुत हसीन लड़की थी। छोटी उम्र में ही मुझे जवानी की आग ने बावला कर दिया था। इसीलिए हसीन और नौजवान लड़के मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मुझे शुरू से ही जवान लड़कों से मसाज करवाना बहुत पसंद था। इसीलिए मैंने एक जवान लड़के को मुलाजिम रख लिया। मैं जब भी थकी होती वो मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसा मसाज करता कि मेरी जान में जान आ जाती। एक रात मेरा शोहर घर पर नहीं था तो मैंने मुलाजिम को अंदर बुला लिया, लेकिन उस वक्त मेरे होश उड़ गए जब उस लड़के ने मेरे हाथ में ऐसी चीज पकड़ा दी कि जिसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो मारे शर्म के पानी पानी हो गई, क्योंकि उस चीज का अगला हिस्सा मैं एक हसीन और बेबाक लड़की थी। नौकरों से मालिश और मसाज करवाना मुझे बहुत पसंद था। मुझे लड़कों में बहुत दिलचस्पी रहती थी, मगर इस नए नौकर के हाथ में तो जैसे जादू ही था। ये नौकर एक पार्लर में काम करता था। मैं अक्सर उस पार्लर में जाती थी क्योंकि ये मेरी दोस्त का पार्लर था। मैं जब भी किसी पार्टी में जाने लगती तो उस पार्लर का चक्कर लगाती। यूं पार्लर वाली बानो धीरे धीरे मेरी दोस्त बनने लगी। उसने एक दिन मुझसे कहा, क्या बात है बिनिश, आज तुम बहुत थकी थकी लग रही हो। ये सुनकर मैंने कुर्सी पर सर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। बानो मेरा मेकअप कर रही थी। हाँ, आजकल मैं पार्टियों में बहुत जा रही हूँ, इसलिए थकन हो जाती है। ये ऊंची ऊंची जूतियां पहनकर मेरे जिस्म में दर्द हो ही जाता है। ये सुनकर वो कहने लगी, ये मैं क्या सुन रही हूँ बिनिश, क्या तुम पार्टी से आने के बाद अपना मसाज नहीं करवाती? यार, आजकल तो हर अमीर औरत ने अपने घर में एक मसाज करने वाला मुलाजिम रखा हुआ है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मसाज करने के लिए भी अलग मुलाजिम होता है, मगर मैंने ये बात बानों पर जाहिर नहीं होने दी कि इस चीज का मुझे पहले से पता नहीं था। इसलिए मैंने लापरवाही से कहा, हाँ मुझे पता है, मेरी एक मुलाजिम है जो अक्सर मेरा सर दबा देती है। ये सुनकर बानो हंसने लगी और बोली, अरे भाई, मैं उस मसाज की बात नहीं कर रही, बल्कि मैं तो बॉडी मसाज की बात कर रही हूँ, जो कि सारे जिस्म को ना सिर्फ खूबसूरत जवान रखता है बल्कि पूरे दिन की थकन उतार देता है। ये सुनकर मैं चूम गई और बानो से कहा, हाँ मैं जानती हूँ, मैंने शायद ये एक बार करवाया भी था, मगर आजकल कोई अच्छा मसाज करने वाला नहीं मिल रहा, इसलिए बहुत थकन हो जाती है। ये सुनकर बानो ने मेरे कंधे पर हाथ मारा और कहा, अरे भाई, कमाल करती हो, तुम रोज मेरे पार्लर आती हो और कहती हो कि कोई अच्छा मसाज करने वाला नहीं मिल रहा। तुम कल पार्टी से फ्री होकर मेरे पास आओ, मेरे पार्लर की लड़कियां तुम्हारा ऐसा मसाज करेंगी कि तुम्हारी सारी थकन दूर हो जाएगी। ये सुनकर मैंने उसे कहा, अच्छा चलो ठीक है, कल मिलते हैं। अभी तुम मुझे जल्दी से तैयार कर दो, वरना तो मेरे शोहर ने बहुत शोर मचा रखा है कि तुमने बहुत देर कर दी आज तो। ये कहकर मैंने अपनी आंखें खोल दी और वो जल्दी जल्दी मेरा मेकअप करने लगी। मैंने बानों से झूठ बोल दिया क्योंकि मैंने कभी कोई मसाज करवाया ही नहीं था। दरअसल इससे पहले मेरा शोहर एक दफ्तर में मुलाजिम था और हम दोनों मियाँ बीवी अपने 2 बच्चों के साथ बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रहे थे। पार्लर जाकर मसाज कराना तो दूर, मैंने तो कभी पार्लर की शक्ल भी नहीं देखी थी, क्योंकि मेरे शोहर की तनख्वाह इतनी कम थी कि 1 तारीख को तनख्वाह आती और 5 तारीख को खत्म हो जाती। बाकी का महीना तो हम उधार लेकर गुजारा करते थे। मगर फिर उन्हीं दिनों मेरे शोहर के दोस्त ने नया कारोबार करने का सोचा और मेरे शोहर से पार्टनरशिप का कहा। मेरा शोहर सोच में पड़ गया कि वो इतना पैसा कहाँ से लाएगा। उसने ये बात मुझसे कही और मैंने उसे कहा कि मेरा जेवर बेच दो। ये सुनकर मेरे शोहर ने कहा कि अगर कारोबार में नुकसान हुआ तो तुम मुझे इसका जिम्मेदार मत ठहराना। ये सुनकर मैंने उसे कहा, ठीक है, लेकिन अगर कारोबार चल पड़ा तो तुम मुझे इसे डबल सोना बनवा कर दोगे। यूं हमारे दरमियान डील हो गई और मियाँ ने कारोबार का आगाज कर दिया, लेकिन उसने साथ साथ नौकरी भी जारी रखी। मगर जल्द उसे नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि उसका अपना कारोबार चल निकला था। यूं हम रातों रात अमीर होने लगे। सबसे पहले हमने घर लिया और फिर गाड़ी भी खरीद ली। पैसे आने लगे तो शहर के लोग हमें बड़ी बड़ी पार्टियों में बुलाने लगे। मैं भी पार्लर में जाकर तैयार होने लगी। उस दिन मैं पार्टी से आई तो मैंने सोचा कि बानो के पार्लर चलती हूँ और उसे मसाज करवा लेती हूँ। मुझे पैसे की कमी नहीं थी और मैं चाहती थी कि अगली पार्टी मैं भी दोस्तों से कहूँ कि मैं तो थकन उतारने के लिए मसाज ही करवाती हूँ। ये ख्याल आते ही मैं पार्लर जा पहुंची, जहाँ बानो ने मुझे एक अकेले कमरे में लिटा दिया। फिर एक लड़की आई और मेरा मसाज करने लगी। पहले तो मुझे बहुत शर्म आई, मगर धीरे धीरे मैं इसकी आदी होती गई। मैं घर आई तो मेरी सारी थकन उतर चुकी थी। अब मैं जब भी पार्टी से आती सीधी पार्लर में जाती और बॉडी का मसाज करवा लेती। इसकी इतनी आदी हो गई थी कि मुझे इसके बगैर नींद ही नहीं आती थी। लेकिन मसला ये था कि जब कभी पार्टी से वापस आती तो अक्सर इतनी थकन हो जाती कि पार्लर की तरफ भी नहीं जा पाती, हालांकि मैं अपनी गाड़ी में जाती थी। ये बात मेरे शोहर ने सुनी तो वो हंसकर कहने लगे, एक वक्त वो भी था जब तुम रिक्शे का किराया बचाने की खातिर बाजार पैदल चली जाती थी, मगर अब तो तुमसे गाड़ी में बैठकर पार्लर तक नहीं जाया जाता। ये सुनकर मैं भी हंस दी और उससे कहा, वो दिन और थे, तब मैं गरीब थी, मगर अब मेरे पास पैसा है। ये सुनकर मेरे शौहर ने कहा, तो फिर फिक्र कैसी, तुम पार्लर वाली को घर बुला लिया करो। ये सुनकर मैं खुश हो गई, क्योंकि ये बात तो मेरे जहन में ही नहीं आई थी।
मैंने इस सिलसिले में बानो से बात की तो वो कहने लगी, ये भी कोई बात हुई, तुम्हें जब भी मसाज करवाना हो मुझे कॉल कर दिया करो, मैं लड़की भेज दूंगी। ये सुनकर मैं मुतमईन होगी और अब जब भी मुझे मसाज या मेकअप करवाना होता तो मैं अपने घर में ही किसी लड़की को बुला लेती। यूं पैसे तो डबल लग जाते थे मगर मेरा काम आसान हो गया था। खैर मुझे कौन सा पैसों की कमी थी, इस काम के लिए बानो जितने पैसे मांगती थी मैं निकाल कर दे देती थी, इसलिए तो बानो मेरी दोस्त बनी हुई थी, वरना तो वो किसी आम औरत को घास तक नहीं डालती थी। शायद उसे पता था कि मैं पैसों के मामले में कंजूसी नहीं दिखाती थी। एक दिन बानो मेरे घर आई हुई थी। मैंने उसे कहा कि तुम्हारी पार्लर की लड़की बहुत अच्छा मसाज करती है। ये सुनकर वो कहने लगी, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास ऐसे ऐसे खूबसूरत और तजर्बाकार लड़के मौजूद हैं कि उनसे काम करवा कर तुम्हारी सारी थकावट मिनटों में दूर हो जाएगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई मगर बानो से कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे बड़ी शर्म आई कि कोई मर्द मेरा मसाज करे। मगर एक दिन मैं अपनी एक और दोस्त रबिया के पास गई तो उसके कमरे में एक लड़का बैठा हुआ था। मैंने पूछा कि ये लड़का कौन है, तो वो कहने लगी कि ये मेरा नौकर है। ये सुनकर मैंने उसे कहा कि फिर ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है, बाहर जाकर किचन में काम करे। ये सुनकर सनिया हंस पड़ी और मुझसे कहा, तुम भी ना बहुत मजाक करती हो, ये किचन में काम करने वाला मुलाजिम नहीं है। मैं बहुत हैरान हुई। मैंने कहा, फिर कौन सा मुलाजिम है? ये सुनकर उसने मुझे बताया कि ये मेरा बहुत खास नौकर है। ये कहकर उसने अपने नौकर को इशारा किया तो वो एक क्रीम लेकर उसके पास आ गया और मैं समझ गई कि ये नौकर कौन सा काम करता है। मैं घर आई तो मैंने अपनी एक दोस्त को ये बात कॉल पे बताई तो वो हंसने लगी और बोली, अभी तुम नई नई अमीर हुई हो ना, इसलिए तुम्हें इस काम का नहीं पता, वरना तो हर अमीर औरत आजकल यही काम करवा रही है। ये सुनकर मैंने उसे कहा कि मैं तो मसाज लड़कियों से ही करवा लेती हूँ, किसी नौकर से करवाने में मुझे बहुत शर्म आती है। ये सुनकर वो हंसने लगी और कहा, जब तुम ऐसा करवाओगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनकर मैंने अपने कानों को हाथ लगाया और कहा कि मुझे ऐसे काम नहीं करवाने। फिर मेरे शौहर की कारोबारी मसरूफियत बढ़ गई और वो मुल्क से बाहर आने जाने लगा। ऐसे में मुझे अकेले ही पार्टियों में जाना पड़ता था, मगर आती तो थक जाती थी और दिल करता था कि कोई मेरा मसाज कर दे। मैंने उस दिन भी थकी हुई थी। बानो को कॉल की तो उसने कहा, आज सारी लड़कियां मसरूफ हैं, एक नौकर फ्री है, कहो तो उसे तुम्हारे पास भेज दूं। ये सुनकर मैं उसे मना करने वाली थी कि उसने कॉल काट दी और मैंने अपना सर पकड़ लिया। ये बानो ने क्या कह दिया, मेरी बात सुनी नहीं और अपनी सुना के कॉल काट दी। फिर मैंने बानो को कई बार कॉल की मगर उसने कॉल पिक नहीं की और उसका भेजा हुआ मुलाजिम आ गया। वो कमरे में आया तो उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गई क्योंकि वो कहीं से नौकर नहीं लग रहा था। वो बहुत हसीन और कड़ियल जवान लड़का था। उसने मुझसे कहा कि मैं आपका मसाज करने आया हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत शर्म आई मगर मैं अंदर ही अंदर उसे मसाज करवाना चाहती थी, इसलिए मैंने पहली बार एक नौकर से मसाज करवा लिया। वो चला गया तो मैंने सोचा कि बानो सही कहती थी, इस लड़के के हाथों में सचमुच जादू था। ये बात मैंने बानो से की तो उसने मुझसे कहा कि तुम चाहो तो ये नौकर रोज घर आ सकता है, उसे मसाज के अलावा भी कई काम आते हैं। ये सुनकर मैंने हामी भर ली और कहा, ठीक है, उसे घर पर भेज दो। यूं वो नौकर मेरे घर आकर रहने लगा। मेरा शौहर एक दिन कारोबारी मीटिंग से वापस आया तो पूछने लगा, ये नया नौकर तुमने रखा है? ये सुनकर मैं परेशान हो गई और उसे कहा कि हाँ, ये लड़का बहुत काबिल और जरूरतमंद है, इसे मेरी पार्लर वाली दोस्त से भेजा है, इसलिए मैंने इसे काम पर रख लिया है। मैंने अपने शौहर से बहाना बना दिया। ये सुनकर वो कहने लगा, वैसे तो मैं किसी अजनबी को घर पर नौकरी रखने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि घर में जेवर और इतने पैसे रखे हैं, लेकिन ये तुम्हारी दोस्त ने भेजा है तो इसे रख लेते हैं। फिर भी तुम इस पर नजर रखना क्योंकि मैं तो आजकल घर पर ज्यादा नहीं होता। ये सुनकर मैंने अपने शौहर से कहा, तुम तो हर आदमी को शक की निगाह से देखते हो, ये नौकर ऐसा नहीं है। ये सुनकर मेरा शौहर मुतमईन हो गया मगर मैं घबरा गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे शौहर को ये बात पता चले कि मैं इस नौकर से मसाज भी करवाती थी। खैर जब तक मेरा शौहर घर पर रहा मैंने नौकर से घर के सारे काम करवाए लेकिन अपने कमरे में नहीं आने दिया। खैर नौकर भी घर के सारे काम करता रहा और मसाज वाली बात किसी के सामने नहीं निकाली। मैं भी चाहती थी कि यह बात किसी को पता न चले। इस दौरान जब जब मेरा शौहर बाहर जाता था मैं उस नौकर को कमरे में बुला लेती थी, मगर एक दिन शौहर अचानक ही घर आ गया और मैं कमरे में थी। ये सुनकर मैं बहुत घबरा गई और सोचा कि शौहर के आने से पहले नौकर को भगा दूं, मगर ये नौकर भी बड़ा समझदार था। मेरे शौहर के आने से पहले दूसरे काम पर लग गया और मेरे शौहर को कुछ पता नहीं चला। मैं मसाज लड़कियों से भी करवा सकती थी मगर इस नौकर के हाथ में इतना कमाल जादू था कि मैं उसको ही बुला लेती थी। मगर इस बार मेरा शौहर बहुत दिनों के लिए घर आया हुआ था और हमने बहुत सारी पार्टियों में भी जाना था। मेरे शौहर का कारोबार बढ़ रहा था और अब वो अपने कारोबार को मुल्क से बाहर ले जाना चाहता था, इसलिए वो अक्सर मुल्क से बाहर जाने लगा था। मगर जब घर वापस आता तो हम सिर्फ मौज मस्ती करते थे, नित नई पार्टियों में जाते थे। दरअसल पार्टियों में कई बड़े अफसर होते थे जिनके साथ मेरे शौहर के कई काम होते थे, इसलिए मेरा शौहर उन सबको किसी पार्टी पर ही मिल लेता था और अपने काम की बात कर लेता था। इस बहाने मैं भी उनकी बीवियों से बात कर लेती थी। कोई अपने कपड़ों की तारीफ करती थी तो किसी को इस बात पर फख्र होता था उसके पास सबसे महंगा जेवर है
यूं सभी मिलने वाली औरतें अपनी अपनी तारीफ करती रहती थी। फिर एक दिन पार्टी में मेरी एक दोस्त ने मेरी खूबसूरती की तारीफ कर दी और कहा कि तुम हकीकत में इतनी खूबसूरत हो और किसी से मसाज करवाती हो। ये सुनकर मैं शर्मा गई और मैंने कुछ नहीं कहा, मगर घर आकर मैंने अपने शोहर से पूछा, क्या वाकई मैं बहुत खूबसूरत हो गई हूँ? ये सुनकर वो कहने लगा, तुमने ये बात आज मुझसे क्यों पूछ रही हो? ये सुनकर मैंने उसे बताया कि आज पार्टी में एक औरत ने मेरी खूबसूरती की तारीफ कर दी और तब से सोच रही हूँ कि क्या मैं वाकई इतनी खूबसूरत लगने लगी हूँ। ये सुनकर मेरे शोहर ने कहा कि तुम हमेशा से ही इतनी खूबसूरत थी, किसी से तारीफ करवाने की जरूरत नहीं तुम्हें। ये सुनकर मैं बहुत शर्मा गई। जब नौकर मेरा मसाज करता था तो वो भी यही बात करता था कि मैडम आप बहुत खूबसूरत हैं। ये सुनकर मैं खुशी के मारे चुप हो जाती थी, जैसे मैं इस बात की आदी होती जा रही थी। इस मर्तबा मेरा शोहर ज्यादा दिन के लिए घर आया था, इसलिए मुझे नौकर को बुलाने का टाइम नहीं मिल रहा था। वो बेचारा भी घर के कामों में लगा रहता था और मैं अपने शोहर के साथ पार्टियों में मसरूफ रही थी। मुझे वक्त नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं पार्टी में जाती थी तो मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था। मैं किसी तरह दर्द को बर्दाश्त किए हुए थी। कई दिन हो गए थे, मैं पार्लर भी नहीं जा पाई थी क्योंकि रोज पार्टी में जाना पड़ता था और मेरा शोहर चाहता था कि मैं उसके साथ हर पार्टी में जाऊं। मैं भी उसके साथ जाना चाहती थी, मगर मुझे बहुत थकन हो जाती थी। फिर कई दिन हो गए। एक दिन मेरे शोहर को कॉल आई और उसके दोस्तों ने कहा कि एक जरूरी काम है, यहाँ मेरे पास आ जाओ। ये सुनकर मेरा शोहर मुल्क से बाहर चला गया और मैं आजाद हो गई और मैंने फौरन थकन उतारने के लिए नौकर को कमरे में बुला लिया। वो मेरा मसाज करने लगा और मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी। तभी नौकर ने मुझसे ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने मुझसे कहा, बेगम तुम्हारे पास जितना पैसा और जेवर है मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये सुनकर मैं घबरा गई और सोचने लगी कि आज इस नौकर को क्या हो गया है, ये क्यों ऐसी बात कर रहा है। तभी मैंने उसे डांट कर कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे नौकर हो और मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। तुम जानते नहीं कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। ये सुनकर उसने अपनी जेब से पिस्टल निकाल लिया और कहा कि अपनी अलमारी की चाबी मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म में गोली मार दूंगा। मैं रोने लगी और बोली कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो ले लो, मगर मुझे गोली मत मारना। ये सुनकर नौकर ने मुझसे अलमारी की चाबी ले ली, उसे खोल दिया और मेरा सारा पैसा और जेवर उठाकर भाग गया। उसके जाते ही मैं बहुत ज्यादा रोने लगी क्योंकि मेरे शोहर ने मुझे मना किया था, मगर मैंने उसकी बात नहीं मानी थी। इन नौकरों पर एतबार नहीं करना चाहिए था। तभी मुझे बानो याद आई और मैंने सोचा कि ये नौकर उसी ने मेरे पास भेजा था। ये याद आते ही मैंने उसे कॉल की और ये सारा वाकया उसे बता दिया, जिसे वो सुनकर कहने लगी, ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। ये सुनकर मैं रोने लगी और कहा कि तुम्हारा वो नौकर मेरा जेवर पैसा सब अपने साथ ले गया है। ये सुनकर वो कहने लगी, उसे मेरा नौकर मत कहो, मैंने तो उसे 2 दिन पहले ही नौकरी से निकाल दिया था। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई, तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने बानो से ये बात कही तो वो कहने लगी, देखो सबिया ये बात मैं तुम्हें बताने वाली थी, मगर मैं कुछ मसरूफ थी इसलिए भूल गई। ये सुनकर मैंने उस पर गुस्सा किया तो वो कहने लगी, अच्छा मुझे माफ कर दो, अब तुम इस नौकर के खिलाफ थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा दो, मगर मेरा नाम मत लेना कि इस नौकर को मैंने तुम्हारे पास भेजा था, क्योंकि मैं तो तुम्हारी दोस्त हूं ना। ये सुनकर मैंने गुस्से से कॉल काट दी और सोचने लगी कि अब क्या करूं। मेरा इतना बड़ा नुकसान करके वो बानो बोली बाली बन रही थी। अब मैं ये बात अपने शोहर को कैसे बताऊंगी कि वो नौकर जिसे मैंने अपने लिए घर में रखा था वो चोरी करके भाग गया है। मैं जानती थी कि मेरा शोहर मुझ पर गुस्सा करेगा, मगर मैंने सोचा कि वो मेरा शोहर है, मुझे ये बात उसे छुपानी नहीं चाहिए थी। मैं उसे ये बात बता देती हूँ। ये फैसला करते ही मैंने मोबाइल उठाया और ये बात मैंने मैसेज में लिख दी। मुझ में ये बात कॉल पे करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मेरे शोहर ने मैसेज पढ़ते ही मुझे कॉल की और कहा कि ये नौकर वही था ना जिसे तुम्हारे पार्लर वाली दोस्त ने तुम्हारे घर भेजा है। मैंने ये बात अपने शोहर से छुपा ली थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये बात उसे पता चले कि मैंने उस नौकर को अपने मसाज के लिए बुलाया था। अगर ये बात मेरे शोहर को पता चली तो वो और ज्यादा गुस्सा करेगा, मगर ये बात तो उसे अभी तक याद थी, इसलिए मैंने उसे सच सच बता दिया। मैंने सोचा कि अब झूठ बोलने का फायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान ही है। मेरे शोहर ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि हम पैसे वाले लोग हैं, इसलिए तुम किसी अजनबी पर भरोसा मत करना। खैर अभी तुम मुझे इस पार्लर वाली का नंबर सेंड करो ताकि मैं उससे बात कर सकूं। ये सुनकर मैंने अपने शोहर को बताया कि मैं पहले ही उससे बात कर चुकी हूँ और उसने कहा है मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया था, मगर वो मुझे ये बात बताना भूल गई थी। ये सुनकर मेरे शोहर ने कहा कि मैं उससे खुद बात करूंगा। ये सुनकर मैंने उसे पार्लर वाली का नंबर दे दिया और दुआ करने लगी कि वो मेरे शोहर को ये बात ना बता दे कि वो नौकर मेरा मसाज करने आता था। मगर कुछ देर बाद मेरे शोहर ने कॉल की तो कहने लगे, तुम्हारी दोस्त का नंबर तो बंद है, मुझे लगता है कि वो उस नौकर के साथ मिली हुई थी, लेकिन खैर ये तो मैं पता करके ही रहूंगा कि वो नौकर कहाँ है और उसने किसके कहने पर चोरी की थी। ये कहकर उसने कॉल काट दी और मैं रोने लगी कि कैसे बैठे बैठाए मुसीबत में पड़ गई। काश मैं उस नौकर को मसाज के लिए घर ना बुलाती तो आज ये ना होता, मगर जो किस्मत में होता है वो होकर रहता है। फिर इस वाक़े को 1 हफ्ता हो गया और मेरा शोहर घर आ गया। मुझे लगा कि वो इस नुकसान को भूल गया होगा, मगर उसने घर आते ही मुझसे कहा
हमें थाने जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। ये सुनकर मैं घबरा गई और पूछने लगी, खैर तो है? ये सुनकर उसने कहा कि ये तो वहां जाकर पता चलेगा। मैं डरते डरते थाने पहुंची तो आगे पार्लर वाली बानो और वही नौकर खड़े थे। पुलिस वाले ने मुझसे पूछा कि क्या यही वो नौकर है जिसने आपके घर चोरी की थी? मैंने हाँ में जवाब दिया तो पुलिस वाले ने हमें बताया कि बानो एक गैंग का हिस्सा थी। ये नौकर उसकी टीम का हिस्सा है और ये मसाज के बहाने लोगों के घरों में चोरी करते थे और फिर वहां से भाग जाते थे, मगर इस बार आपके शोहर की वजह से पकड़े गए हैं। ये सुनकर मैं पुरसुकून हो गई क्योंकि मुझे मेरा जेवर और पैसा मिल गया था, लेकिन बानो और उसका नौकर पकड़े गए थे और उनको जेल हो गई।